अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और आप मुझे यहाँ पर अकेले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अवैस को कराची की गर्मी का मज़ा चखने का शौक था, तो अवैस कराची में मौजूद हैं और वहाँ से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम अस्सलाम शिफा। कराची की गर्मी का मज़ा चखने का मुझे कोई शौक़ नहीं था, लेकिन जब मैं कराची आया हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर किस कदर गर्मी हो चुकी है और जो पारा है वो ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा है, दर्जा हरारत बढ़ते से बढ़ता चला जा रहा है। जैसा सियासत में हो रहा है ना इस वक्त हमारे यहाँ पर कि सियासी दर्जा हरारत बहुत ऊपर है, तो बिल्कुल वैसा ही कराची का दर्जा हरारत है जो कि ऊपर से ऊपर जाते जा रहा है। और यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि ये तो अचानक से हम कुछ खून की माइल, सर्दी माइल, कुछ चिली वेदर में थे, ये अचानक क्या हो गया? बिल्कुल ऐसा ही है वैस, बिल्कुल हम किसी और दुनिया में मौजूद थे शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी और दुनिया में मौजूद हैं और ये दो अलग अलग दुनियाएं बन गई हैं। इस्लामाबाद अलग है, कराची अलग है। आजकल जो सियासत वाली सूरत हाल है ना, उसमें भी शायद मुझे लग रहा है कराची वाले जो हैं वो इस्लामाबाद से कुछ नाला हैं, कुछ परेशान हैं, तो वो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, तो ये याद रखिएगा। सही है, बिल्कुल ठीक है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वक्त इस वक्त सबसे पहले ये हुआ है कि आप हमें आज की काम की क्या बात बताएंगे आज खास कराची से, या मैं मौसम की तरफ चली जाऊं पहले? भाई मैं उदासी के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा उदास कौन शख्स रहता है? कौन रहता है, मतलब कौन रहता है उदास सबसे ज्यादा, बताइए। वो रहता है जिसे सबसे ज्यादा दूसरों की टेंशन होती है। वो लोग होते हैं ना कुछ जिंदगी में जिन्हें हर चीज की टेंशन हो रही होती है, हर चीज, हर शख्स के बारे में कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा उदास रहते हैं, क्योंकि इनको जब दूसरों के बारे में पता लगता है तो इससे ये सबक सीखने के बजाय या उसको कोई पॉजिटिवली जिंदगी में असर लेने के बजाय वो ये कहते हैं कि यार ये देखो इसको ये मिल गया, हो अब क्या होगा, हमें तो ना मिला। फिर ये कहते हैं अरे इसने तो ये तरक्की कर ली, अब क्या होगा, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। जब आप दूसरों की तरफ देखते रहेंगे और दूसरों की तरफ देखने के बाद फिर आपको अपनी तरफ से जो है वो बिल्कुल बेसुकूनी हो जाएगी, तो ऐसे लोग जो है वो हमेशा उदास रहते हैं। हाँ बिल्कुल, यानी कि टो लेने वाले, दूसरों की बिजनेस में अपनी नाक रखने वाले, ये लोग हैं जो उदास रहते हैं। बिल्कुल सही है, उदासी से हम निकल आते हैं। नाजरीन, नया हफ्ता शुरू हुआ है। मैं भी आज सुबह फिर उदास हो गया एक और मर्तबा। वो क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों का मैच था। ख़वातीन आज हमारी चौथी मरतबा मुसलसल हार गए वर्ल्ड कप के मैच में। अब आप बताएं उदासी नहीं होगी क्या? सनसनीखेज मैच था, मगर बस हार गए एक मरतबा, फिर हार ने हमारे कदम चूमे। वाकई वैसे उदासी की फिर ये तो बनती है, उदासी बनती है आपकी। और अच्छा वैसे मैं जल्दी से यहाँ पर नाजरीन के लिए मौसम बता दूँ ताकि पता चल जाए कि मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। फिर मौसम बता के हम आएंगे आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ, ताज़ा तरीन सूरत हाल की तरफ, और मज़ेदार खबरें आपके लिए हम लेकर आए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम मौसम बता दें। इस्लामाबाद से आगाज़ करेंगे। कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इस्लामाबाद में हो गया नाजरीन, यकीन जानिए दीगर शहरों में भी गर्मी की जो शदीद लहर है वो शुरू हो गई है। हल्का सा फ्लेवर देना शुरू हो गई है गर्मी कि मैं कैसी होंगी इस साल। अच्छा जी, लाहौर कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ें, कराची की तरफ चलें तो कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में क्वेटा कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और अब मौसम के बाद हम बढ़ते हैं अपनी खबरों की जानिब। आज की ताज़ा तरीन क्या है वैस? पोस्टर्स दिखाते हैं जी आपको। क्या क्रिएटिविटी है लोगों की, भाई वाह 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 वाह, कमाल क्रिएटिविटी। दिखाएं भाई पोस्टर्स, बिल्कुल फुल स्क्रीन पोस्टर्स दिखाएं और हम पढ़ के सुनाते रहेंगे जी। हाँ दिखाएं, नजर आ रहा है आपको पोस्टर? क्या कहता है ये पोस्टर शिफा? वो तो पोस्टर ही गुजर गया, अब दूसरा पोस्टर आया। डियर ऑस्ट्रेलियंस, डियर ऑस्ट्रेलियन टीम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। हाँ, मस्ट ट्राई, यूर अ फैंटास्टिक टीम, ये लिखा हुआ है हमारी सामने जो नजर आ रहा है पोस्टर, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। अगला पोस्टर दिखाएं जी। अगला पोस्टर दिखाएं जी। अगला है जी शाहीन आफरीदी के हवाले से। पोस्टर पर अगले शाहीन आफरीदी के हवाले से है और ये है जी। हाँ, जब शाहीन आफरीदी को फेस करते हैं बॉलर, जब शाहीन आफरीदी को बैट्समैन फेस करते हैं तो उनकी कांपे टांग जाती हैं।
बिल्कुल जी, काम पे टांग जाती है। क्रिएटिविटी देखे कहाँ पे टांग जाती हैं। हाँ अच्छा जी, अगला पोस्टर है, इसके अलावा दिखाएं। अगला पोस्टर है, ये भी शाहीन अफरीदी के हवाले से, दे कैन नॉट अगला प्ले हिम। पोस्टर, हाँ ये भी शाहीन अफरीदी कहाँ पे टांग जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी काम पे टांग जाती हैं। कहाँ पे टांग रही हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, अगला ख्वाजा वाला है, अवैस ख्वाजा वाला, आप बताएंगे? ये क्या है, 2-3 पोस्टर। ख्वाजा वाला, द ख्वाजा पाकिस्तान नीड्स, उस्मान ख्वाजा की ज़रूरत है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान के पास ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद है। द ख्वाजा पाकिस्तान हैज़। बिल्कुल, क्या कमाल क्रिएटिविटी है भाई। हाँ जी, अगला पोस्टर किसी ने बनाया एलेक्स के हवाले से। अच्छा जी, क्या कहते हैं ये? अच्छा वो है होप यू। अच्छा, एक और वो लबुशान वाला पोस्टर भी था। कौन सा वाला? कौन सा वाला पोस्टर अवैस? लबुशान का भी पोस्टर था। मार्नस लबुशान वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है। उस लबुशान के पोस्टर पे लिखा हुआ है, लबुशान हैव यू एवर हर्ड अबाउट लबेशिरी। हाँ, लबुशान और लबेशिरी, बिल्कुल ये आ गया हमारे सामने। बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के। लबुशाना। अच्छा, ये दूसरा किसी ने लिखा है पोस्टर कि आपको जो है लबुशाना भी कहेंगे इसको। हाँ, अब आपको लबुशाना कहा करेंगे, बिल्कुल। तो बड़े मजेदार पोस्टर्स इस पूरी गेम में हमें नजर आए। और कराची में है ना, तेरी जान मेरी जान, रिजवान रिजवान, ये भी है जी। लोगों ने, ये भी बड़ा मजेदार था भाई। वाह वाह। तेरी जान मेरी जान, रिजवान अच्छा, रिजवान। और तो लोगों ने दावतें भी दी हुई हैं इन्हें अपने घरों पर। अच्छा, अपने घरों पर बुलाकर बिरयानी की दावतें भी दी हुई हैं लोगों ने। जी जी भाई, पाकिस्तानी आपको पता है कितनी जो है वो मेहमान नवाज कौम है, तो इसीलिए बस लोगों ने दावतें दी हुई हैं कि आप आएँ हमारे घरों पे बिरयानी खाएं, हमारी अम्मी बड़ी अच्छी बिरयानी पकाती हैं। ऐसे भी पोस्टर देखे गए। बड़ा मेरा दिल चाहा कि मैं भी चाय इस मकाम पर पीऊं। अवैस को तो चाय से कोई खास उनसियत मोहब्बत नहीं है, लेकिन हम तो जो चाय वाले लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं नाजरीन इस दुनिया के, जो चाय पीना पिलाने में बिलीव करते हैं, तो उनका दिल चाहा होगा ज़रूर। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, अमरीकी शहर है जी सिएटल, उसके एक मकाम जो कि दुनिया की बुलंद तरीन मकाम मतलब जो है एक सिलसिला मकाम, उस पर चाय की दावत करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजाज़ से नवाजा गया है। और उसके जो लोग हैं, उसका एक शख्स है एंड्रू ह्यूज़, और उनकी टीम माउंट एवरेस्ट पर सतह समंदर से 21,322 फिट की बुलंदी पर चाय से लुत्फ़अंदोज़ हुए। और एंड्रू ह्यूज़ जो हैं वो 23 मई 2021 को कामयाबी के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचे थे। और उधर ही उसी मकाम पर इनकी टीम ने वहाँ पर ऊँचे तरीन मकाम पर चाय शाय पी और पूरी टी पार्टी की। तो ये जो टी पार्टी है बेसिकली, उसके हवाले से ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। और तकरीबन 312 अगर हम कहें 21,312 फिट की बुलंदी पर चाय पार्टी की है इन्होंने। और इस पर उन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन मकाम पर चाय की दावत का रिकॉर्ड कायम किया। और इस महीने एंड्रू ह्यूज़ जो हैं और उनकी टीम, उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजाज़ से नवाजा गया है। तो उसका नाम भी उनका जो है टीम का गिनीज बुक में आ जाएगा। आप एक काम करें, क्या आप वहाँ ऊपर जो है, इतना ऊपर तो जाएंगे नहीं आप चाय पीने के लिए। आप एक काम करें, दुनिया के बुलंद तरीन मकाम पर चाय की पीने के बजाय इस वक्त दुनिया का जो स्ट्रेस वाला जो मकाम है ना, टेंशन तरीन मकाम, उस पर आप चाय पिएं। वो कौन सा मकाम स्ट्रेसफुल तरीन? इस्लामाबाद। आपको पता नहीं है, तहरीक आदम एतमाद का मामला चल रहा है, सब टेंशन में फिर रहे हैं वहां पर इस्लामाबाद में, हुकूमत भी टेंशन में, ऑपोजिशन भी टेंशन में, तो आप उधर चाय पिए, ये भी रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल, सब टेंशन ही टेंशन है नाजरीन इस शहर में। लेकिन जब दोनों पार्टियों से बात होती है, ऑपोजिशन की पार्टी से या हुकूमत की पार्टी से, दोनों कहते हैं हम चिल कर रहे हैं, दूसरे को टेंशन है। तो चले जी, देखते हैं कौन आखिरी दिन चिल करता है और किसको असल में टेंशन पड़ती है, वो तो देखने वाली बात है। बिल्कुल सही है। आखिरी खबर आपको मैं दे देता हूँ, और ये खबर है जी भारत से, भारतीय दारुल हुकूमत है दिल्ली। और दिल्ली में क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। एक निकाह हुआ है, और इस निकाह में निकाह खां जो है वो आमतौर पर मर्द ही होते हैं। और इस निकाह में क्या हुआ कि खातून जो थी वो थी काजी, जो निकाह खां थी जिन्होंने निकाह पढ़ाया वो एक खातून थी। भारत के साबिक जो सदर मरहूम डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके पर नवासे की शादी थी, और उसकी तकरीब में काजी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली ये खातून थी। माहिर जो है
हैं समाजी कारकुन भी हैं, माहिर तालीम भी हैं, और इनका नाम है डॉक्टर सैयदा सैदीन हमीद। उन्होंने अंजाम दिए और उन्होंने ये जो है निकाह पढ़ाया, और इस निकाह की ख़ास बात ये थी कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि खातून ने निकाह पढ़ाया है। ये अच्छा, जो रिलीजन के जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर बालिग लड़का और लड़की है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी वो खातून भी निकाह पढ़ा सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हालांकि कि वो जो दूल्हा है उसको मतलब निकाह खां की ज़रूरत भी नहीं है, वो दूल्हा खुद भी अपना निकाह पढ़ा सकता है, कबूल है करना होता है, और बाकी जो सारे लोग होते हैं वो वहाँ पर बैठ के जो है वो गवाह और वकील जो सारा सिलसिला है। तो ये निकाह जो है वो बहुत सारे लोगों के हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि ये खातून ने निकाह पढ़ाया है। ये देखिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है, ख़वातीन क्या क्या कर रही हैं। तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं भी किसी का निकाह पढ़ाऊं, तो बिल्कुल मुझे भी जो लड़का लड़की राजी मिलेंगे तो मैं भी बन जाऊंगी उनकी काजी। अरे बस मैं आ रहा हूँ, फिर बताता हूँ आपको किसका निकाह पढ़ाना है आपने। मैं इस्लामाबाद पहुँच जाऊँ फिर बताता हूँ आपको। बिल्कुल सही है, वैसे मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, आप आराम से आइएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा नाजरीन हम ले लेते हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ सुनाएंगे आपको। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिक, और म्यूजिक इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो बड़े ही इंटरेस्टिंग एक इंस्ट्रूमेंट पर बजाया जाएगा हमारे लिए और आप सबके लिए। तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। Program. First of all, if you can just introduce yourselves and tell us about which instrument is being played by which member of your band. So we are the Artist Saxophone Quartet from Munich, Germany. My name is Klaus and I play the soprano saxophone. I'm Ricarda and I'm playing the alto saxophone. I'm Eduardo and I play the tenor saxophone. And my name is Jure and I play the baritone saxophone. All right, so guys, tell us about your trip to Pakistan. How has it been so far? Thank you for having us, foremost. We like it very much here in Pakistan. We visited 2 cities so far. We were first in Karachi, and now we are here in Lahore, which is very nice. Before that, we were actually in the USA, in the United States. We had a big tour there. And we are now just for 1 week here in Pakistan, and so far we like it very much. We had a great time here, lots of good food, and we also visited some of the sites here, which are very nice. The fort of Lahore and the Moschee. Ji. Okay, so tell us about how was this group formed? So we started already 13 years ago. Klaus and I, we founded the quartet and we met each other at the University of Music in Munich. And during our studies, we also had to not just to play by ourselves, but also play with others. So we founded a saxophone quartet. And since then, we two play together. And these 2 guys, they came a bit later because we had some changes. And like this, we play now since 6 years together. All right, so everybody in your group plays saxophone. So why not any other instrument? Well, we are saxophonists and it fits very well together because we have like different sizes. So we cover a whole range of pitches. My instrument, the soprano saxophone, is the smallest, so I'm the highest pitched one. And then you have the alto saxophone, the tenor saxophone, the baritone saxophone. And the baritone saxophone sounds the lowest, and like this you can play a whole range of music. But other than these different type of saxophones, do you play any other instruments also? Well, I personally started with the piano when I was very young and switched then to the saxophone, and I also play piano. All right. So you're a band of saxophonists. Let us know, have you played any Pakistani music or any Pakistani song on saxophone, or is it just for the Western music? Exactly, saxophone is like considered to be a Western instrument, and also for us the music which is familiar here, it's very new to us. It's very exciting to get to know it. So we did a workshop at the Arts Council in Karachi, and it was very interesting to meet the music students there. They told us about their music, and we told them about our music, and so we got to an exchange. And I think as it looks like we will also cooperate with some composers from here. So how was the response from the Pakistani people when they attended your concert and listened to your music?
Yeah, the response was amazing. The people were really into it. They asked us a lot of questions. They wanted to see our sheet music, our notes, how we write this down, and we showed them everything. So it's Okay, so what are you going to play for us today? Thank you very much, all of you. We wish you a very good stay at Pakistan, and hope you enjoy yourself. Thank you, Klaus, Ricarda, Eduardo, Zura. All the very best for future. नाज़रीन, ये थे हमारे सैक्सोफोनिस्ट और जर्मनी से आए पाकिस्तान में मेहमान, और हमने भी बड़ा एंजॉय किया इनको अपने प्रोग्राम पर, और जिन्होंने इनका कॉन्सर्ट अटेंड किया उम्मीद करते हैं उनको भी बड़ा मज़ा आया होगा, और उम्मीद ये भी करते हैं कि इनका स्टे पाकिस्तान में अच्छा हो। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अब पाकिस्तान के म्यूज़िक से, जो रूह को सूद करने वाला एक टॉपिक होता है म्यूज़िक, उससे वापस आएंगे। हलचल खलबली पाकिस्तान की गर्मा गर्म सियासत, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम जी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर सियासी दर्जा हरारत में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, और हर रोज़ हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा अपनी अपनी कामयाबी और बेहतर पोजीशन के दावे कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल हाफजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, बल्कि जो 3 लोग उनकी हुकूमत को गिराने के लिए निकले हैं वही खुद शिकार होंगे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उनका कहना यह है कि वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद से बौखला गए हैं, और इन सारे मामलात पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर इत्तलात और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। एक हमें क्विकली एक वक्फे की तरफ जाना है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। सर स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि अगर हम सियासत की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो PTI की विकटें गिराने में मसरूफ़ है। पहले चंद साहब, फिर इम्तियाज़ सफ्तर वड़ाइद साहब, और PTI वाले और भी ऐसे हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आप लोगों की ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से आप उनके बंदे तोड़ने में इस तरह से कामयाब हो रहे हैं? ये हमारे ही लोग थे जी, पीपल्स पार्टी थे ओरिजिनली, बस सिर्फ हालात से उस वक्त तंग होके उन्होंने उस वक्त PTI ज्वाइन की थी, और अब वो वापस अपने घर आ रहे हैं। हम किसी की विकटें नहीं गिरा रहे, ये अपने घर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। सही। तो सर मुझे ये बताएं कि ये जब घर वापस आएंगे तो इनको कोई तोहफे तहाइफ का भी सिलसिला किया जाएगा, या बस सिर्फ वापस ऐसे ही घर आ जाएंगे? देखिए, तहाइफ तोहफे सियासत के अंदर यही होते हैं कि आप अपनी जगह पे आ जाते हैं, कारकुनों के दरमियान आपकी इज्जत होती है। पीपल्स पार्टी एक फैमिली है ना जी, इसको जो बंदे छोड़ के वक्ती तौर पे अलग हुए वो किसी जगह कंफर्टेबल नहीं हो सकते, वो वापस अपने घरों में आ गए, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा कायरा साहब, ये भी बताइएगा कि अब जो आप लोगों का अहम मशावरती इजलास है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो उसके हवाले से बताएं अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं फैसला करने में, क्योंकि हमारी नज़र में तो सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी, अब तो सिर्फ दिन मुकर्रर होना है और आपने पेश करनी है। जी, हमारी तरफ से तो जी मुकम्मल तैयारियां करने के बाद ही अदम एतमाद की तहरीक मूव की गई थी ना, लिहाजा उसके बाद तो अब किसी और चीज़ की गुंजाइश है नहीं, ना ज़रूरत है। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो
इसको लेट करती जा रही है। उनका ख्याल है कि इसको डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन कब तक इस्तेमाल करेंगे अल्टीमेटली तो जो लिखा है वो तो तय हो गया है। सही है। अच्छा, अब ये भी मुझे बताइएगा कि अब जो अदम एतमाद है उसका असल बुनियादी जो मकसद है वो क्या है? जी यकीनन अदम एतमाद तो वज़ीर आज़म पे ही होता है। उसका पहला इफेक्ट तो ये होगा कि वज़ीर आज़म जाएंगे। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि वज़ीर आज़म की गलत पॉलिसियों का जो तसलसल है वो खत्म होगा। तीसरा इफेक्ट ये होगा कि इनके गलत कानून साजी जो उन्होंने की थी, खास तौर पे इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसको खत्म किया जाएगा। चौथा इसका काम ये होगा कि ये जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में बेहतर कानून साजी करेगी इलेक्शन के हवाले से। जो इन्होंने कानून साजी की थी उसको खत्म करके इत्तेफाक राय से सारी सियासी कुव्वतों बशमूल पीटीआई सबके साथ मशावरत करके वो कानून साजी करेगी जो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद करा सके और पाकिस्तान में एक न्यूट्रल इंतखाब हो सके। भले वजीर आजम साहब इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनको न्यूट्रल अंपायर की जरूरत नहीं है, वो फिक्स करके मैच खेलने के आदी हैं, लेकिन अब यही एक उनके मैंडेट में है। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब खान साहब आपकी तहरीक अदम एतमाद के बाद घर चले जाएंगे तो उसके बाद जो भी मसाइल आपने उठाए हैं उनके हल के बारे में बात की है, उसके बाद होगा क्या? जो अगला बंदा आएगा या जो भी पार्टी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में होगी वो क्या ये सारी चीज़ें हल कर सकेंगी? महंगाई, मुआशी पॉलिसी ठीक कर सकेगी? बेरोज़गारी फैल रही है या दूसरे जितने भी मसाइल हैं, फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, इनको सही करने के लिए उसके पास क्या इतना वक्त होगा या उसके लिए पॉसिबल भी होगा जो भी आएगा पावर में? मेरा ख्याल ये दुरुस्त सवाल नहीं है, मेरा ख्याल है, इसलिए कि जब वो वजाहत से पहले दिन से कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट एक कलील मुद्दती हुकूमत होगी जिसका गिवन मैंडेट जो मैंने बयान किया है वो होगा, और वो गवर्नमेंट जल्द से जल्द इंतखाब कराएगी ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से एक ऐसी हुकूमत तश्कील पाए जिसको अवाम अपने चुनाव में लेके आए, या वो एक जमात की हुकूमत बने या मुख्तलिफ जमातें मिलकर हुकूमत बनाए। और फिर पाकिस्तान के मसाइल का हल भी इसी तरह हो सकता है कि सारी जमातें मिल के बैठें और वो पाकिस्तान के फ्यूचर के एजेंडे के ऊपर सब मुत्तफिक हों। एक इज्तिमाई शऊर जो है उसके जरिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है, शॉर्टकट तो है कोई नहीं। और ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत है इनका यही वतीरा है कि ये तकसीम वाले हैं, ये इत्तेफाक राय वाले नहीं है। ये तो हम बड़ी वजाहत के साथ, हजारों तो नहीं खैर कह सकता लेकिन सैकड़ों प्रोग्रामों में इसकी वजाहत कर चुके हैं। लिहाजा इसका दुरुस्त सवाल ये है कि जितना मैंडेट तो ये कोई पॉसिबल टाइम में होगा। बाकी महंगाई है, बेरोजगारी है, इकोनॉमिक रिवाइवल है, तो पहले जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हम करेंगे, अगर हमने माजी में हमारी हुकूमतें आई हमने ये काम किया कि नहीं किया, रिलीफ दिया कि नहीं दिया, अगर दिया तो यकीन कीजिए आइंदा भी दे पाएंगे, अगर नहीं तो कौम नहीं मानेगी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बनेगी उसका तो इतना मैंडेट ही नहीं है, उसके पास तो इतने दिन ही नहीं होंगे कि वो काम करा सके। सही, तो अच्छा अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, जैसे वो 3 महीने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, वो अगले इलेक्शन के लिए काम करती है, तो वो तो जाहिर है इस तरह की पॉलिसीज नहीं बना सकेगी। मैंडेट नहीं होता उस वक्त असेंबलियां नहीं होती, ये असेंबलियों से एक हुकूमत तश्कील पाएगी जो आर्जी मुद्दत की हुकूमत होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी। अच्छा, आपने एक और बात भी की थी कायरा साहब, आपने ये कहा कि तमाम पार्टियां मिलकर बैठेंगी और पीटीआई जो है वो मिल बैठने वाली पार्टी है नहीं। तो जब आप ये कहते हैं कि तमाम पार्टियां मिलकर बैठेंगी और एक हुकूमत बनाएंगी और फिर उसके बाद वो मामलात तय करने की कोशिश करेंगी, हल करेंगी, उनको तस्हीह करेंगी उनकी, तो अब क्या उसके अंदर पीटीआई को भी आप लोग शामिल करेंगे? जी, इसके अंदर पीटीआई शामिल नहीं होगी, लेकिन कानून साजी में मुशावरत उनसे जरूर की जाएगी। ठीक है, ठीक है कायरा साहब, हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद अवैस एक सेकंड, अवैस हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और अवैस नाज़रीन जो भी सवाल करना चाह रहे हैं हम अवैस की तरफ जाएंगे डायरेक्टली एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, ये जो हुकूमत का फार्मूला आप बता रहे थे कि जिसमें आप कहते हैं कि जी जो पीटीआई है उससे सिर्फ मुशावरत की जाएगी, उसे हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा, जो अब आप लोगों के बकौल अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद जो हुकूमत बनेगी तो उसमें पीपल्स पार्टी होगी, PMLN होगी, JUI होगी, यानी PDM की जो जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत बनाएंगी और उसके बाद आप लोग जो है वो मामलात सारे सही करने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। यही मामला होगा? जी बिलाशुबा, ये तो वजाहत हो चुकी है इसकी बहुत। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो कायरा साहब एक और चीज़ फिर बताइएगा कि अदम एतमाद के हवाले से आप लोग जो इतना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हुकूमत की कॉन्फिडेंशियलिटी कह रही हूँ, हुकूमत का कॉन्फिडेंस अलग है जो उनके जलसों में नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोग भी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आप लोगों के पास? तो किसने रोका? अगर उनके पास सब कुछ है तो उनको ये बढ़के मारने की, गालियां देने की, घबरा के बयान देने की, ये कहने की कि हम उस दिन लाख बंदा ले आएंगे, हम लोगों को असेंबलियों में जाने नहीं देंगे, ये कहने की कि जी स्पीकर उनको वोट नहीं करने देगा, फिर उनको क्या जरूरत है? फिर क्या जरूरत है कि वो असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे? उनको तो चाहिए था रेजोल्यूशन, हमने तो टेबल कर दिया मोशन, अभी तक इजलास हो जाना चाहिए था उनके पास अगर नंबर पूरे होते। तो उनके कहने को छोड़िए, जो सर्कमस्टांसेस है उसको देख के फैसला कीजिए, तो फिर वही बात होगी जो अपोजिशन कह रही है। सर, तो आप लोगों का जो एतमाद है उसके बारे में बताइए, नंबर आपके पूरे हैं, ये कंफर्म है? आपका क्या ख्याल है कि नंबर पूरे किए बगैर हमने इतना बड़ा कदम उठा लिया है? हमने मोशन पेश कर दी है, इसकी भी बेशुमार वजाहतें हम पिछले 10-12 दिन से बहुत वजाहत से दे रहे हैं कि नंबर गेम इज नॉट द इशू, और ये स्पेकुलेशन चलती रहनी है, ये ख्यालात के घोड़े दौड़ते रहने हैं। कोई कुछ क्लेम करेगा, गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती कि हमारे लोग टूट गए, वो ये तो नहीं कह सकती धादी छोड़ गए, वो ये कहें कि जी हमारा काम खत्म हो गया, फिर तो आज घर चले जाए, इस्तीफा दे दें। हम तो नहीं कह सकते। फर्ज करें खुदा ना खास्ता हमारे पास अगर नंबर कम भी हो तो हम तो ये तो आपके सामने नहीं कहेंगे कि हमारे नंबर कम है, लेकिन आपने जज करना है कि अगर गवर्नमेंट एतमाद में है तो क्यों है, या उसका एतमाद दुरुस्त है कि नहीं। अपोजिशन अगर एतमाद में है तो उसका एतमाद दुरुस्त है कि नहीं। मेरी दानिश में अगर मैंने आपकी जगह बैठ के जज करना हो तो मैं देखूंगा कि अपोजिशन ने मोशन दे दी, वजीर आजम कहते हैं मेरे काबू आ गए हैं, मैं इनकी गिच्ची पकड़ के छोड़ूंगा नहीं, तो किसने रोका है भाई? अभी तक तो चाहिए था इजलास बुलाते और आज इसके ऊपर वोट करा के काम फारिग कर देते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब हमारे साथ ही रहिएगा, नाजरीन हमारे साथ ही रहिएगा। हमें जाना है एक हेडलाइन की ब्रेक के लिए, उसके बाद जब वापस आएंगे तो मुकम्मल ज़मान कायरा साहब से मजीद गुफ्तगू होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू का हो रही थी हमारी पाकिस्तान की सियासी बदलती हुई और गर्मा गर्म सूरत हाल पे। कायरा साहब ये बताएं, बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब आप लोगों के पास कोई बंदे आए तो वो तोड़ कर लाए गए, जब कोई और आप लोगों के बंदे लेकर जाता है तो वो भी तोड़ कर लेकर जाता है, जाहिर है, और इसमें फिर खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ज़मीरों का सौदागर, तो फिर वो ज़मीरों के सौदागर भी जो एक्टिव हो जाते हैं। तो जब तरीन साहब आप लोगों के बंदे तोड़ कर लेकर जाते थे और वो गलत था, तो फिर आप लोगों के पास भी पीटीआई के या किसी और जमात के पास किसी और पार्टी का बंदा जाए तो वो भी गलत हुआ? पहली गुजारिश ये है कि अपोजिशन के पास मेंबर ज्यादा नहीं होते, इसलिए वो अपोजिशन होती है। हुकूमत वो होती है जिनके पास नंबर ज्यादा होता है। इस 3.5-4 साल के अरसे में उनके इत्तेहादी जो आज उनके साथ नहीं खड़े, हमारे साथ कितने, इसको एक सवाल अलग है, उनके साथ नहीं खड़े, उनकी अपनी जमात के लोग उनके साथ नहीं खड़े, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग तंग हैं और जो सियासत करते लोग हैं उन्होंने अपना कल इलेक्शन लड़ने हैं, उन्होंने लोगों के पास जाना है। वो खान साहब की मोहब्बत में नहीं है। खान साहब तो अपनी जात के सहार से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। वो तो मैं के अंदर घुस गए हैं और मैंने ये किया है, मेरा ये तजर्बा है, मैंने ये काम किया है, मैंने वर्ल्ड कप जीता था, मैंने शौकत खाना बनाया था, मैंने हुकूमत बनाई थी। वो तो एक इमरान खान के अलावा पीटीआई में ना कोई बंदा है, ना कोई जमात है, ना कोई असलूब है, सिर्फ एक इमरान खान है जो झुकता भी नहीं है, जो बिकता भी नहीं है, जो पता नहीं क्या है। यानी उसमें खुदा न खाला ना करे तौबा, उसमें कोई खुदाई सिफात है, कोई देवताओं वाले किरदार का हामिल है और अपनी जात के सहार में गुम है। उसके साथ तो लोग चलना मुमकिन नहीं रह गया लोगों का। और आवाम का जो गैज़ो गज़ब है उसको देखते हुए भांपते हुए उनके बहुत सारे लोग
उनका साथ छोड़ चुके हैं। इसमें कोई खरीदो फरोख्त का इशू नहीं है, बल्कि अब इन हालात के अंदर लोग तंग हुए हैं, उनके इत्तेहादी तंग हुए हैं, और उनके इत्तेहादियों में वो GDA हो, वो MKM हो, वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो, वो काफ लीग हो, ये सारी जमातें उनके ऊपर मुख्तलिफ औकात में बाकायदा तनकीद करती रही है, एतराज करती रही है, और उनकी पॉलिसीज से खुश नहीं है। तो सिर्फ ये कहना कि जी हमने उनके वोट लिया, हाँ, गवर्नमेंट के वोटों के बगैर या उनके इत्तेहादियों के बगैर तो अदम एतमाद क्या हमने एक बंदे ने 2-2 वोट तो नहीं डाले। सर, आपने ये जो बात की अभी कि अवाम का गैज़ो गज़ब है और अवाम बड़ी परेशान है, नाला है इमरान खान साहब से और उनकी हुकूमत से, तो अब अगर हम जलसों की सूरत हाल देखें, इमरान खान साहब मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जलसे कर रहे हैं, वहाँ तो बड़ी आवाम आती है, बड़ा शोर होता है, बड़ा रश होता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अवाम ने वज़ीर आज़म साहब को, अभी तक इमरान खान साहब को अपना वज़ीर आज़म माना हुआ है। आप तो हमें भी कह रहे थे कि पंजाब में हम खत्म हो गए, आपको तो लग रहा था पीपल्स पार्टी बिल्कुल पंजाब में रह ही नहीं गई, लेकिन आपने देखा हमने जलसे नहीं किए, हमने रैली की है, हमने मार्च किया है, और मार्च में किसी एक शहर के अंदर लोग जो होते हैं सिर्फ वो लोग सामने खड़े होते हैं जुलूस के अंदर। जलसे में आज वहां पे जलसा था हाफिजाबाद में, तो हाफिजाबाद के जलसे में सारे डिवीजन की PTI, फैसलाबाद की PTI, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सबकी PTI वहां गई हुई थी। वहां पे सरकारी लोग भी लेके जाते हैं, उनके अपने लोग भी लेके जाते हैं, तो सरकारी वसाइल भी गवर्नमेंट के पास जरूर होते हैं। सो उसका होना एक, और जलसे में एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं, और जो रैली हम कर रहे थे वो मुसलसल चल रही है, और हर शहर के अंदर, मतलब मेरे जिले में एक शहर गुजरात था, वहां अलग इस्तकबाल हुआ, उसके बाद मेरा शहर लाला मूसा आया, वहां अलग इस्तकबाल हुआ, 10 किलोमीटर के आगे खारिया शहर है, वहां अलग इस्तकबाल हुआ, उससे आगे 12-13 किलोमीटर पे सराय आलमगीर है, वहां अलग इस्तकबाल हुआ। तो उसके अंदर जुलूस में शामिल लोग आगे नहीं आते, बल्कि रैली चल रही होती है, वहां खड़े होकर आप खिताब करते हैं। सो क्या आपको वो नजर नहीं आया? सो ये इस वक्त जो मैनेज जलसे हैं, वजीर आजम साहब को जलसों से तो नहीं इस वक्त सूरत हाल बदल सकती। इस वक्त इलेक्शन तो हो नहीं रहे, इलेक्शन जब होंगे तो फिर देखा जाएगा। अब तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त नंबर चाहिए पार्लियामान के अंदर कौमी असम्बली के मेंबरान का, वो अगर उनके पास होता तो आज उनकी हालत ये ना होती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इलेक्शन पे आ गए हैं तो आप खुद ही इलेक्शन का आपने मेंशन कर दिया, तो मेरा सवाल अगला इलेक्शन ही के हवाले से है कि इनके इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं, मईशत बहुत बुरी है, महंगाई की इंतहाई बुरी सूरत हाल है, फॉरेन पॉलिसी हमारी डूब गई, वगैरह वगैरह, ये आप लोगों के इल्ज़ामात हैं जो आप लोग हुकूमत पर लगाते हैं। तो जब इतनी बुरी हालत है तो फिर अपोजिशन क्यों इतनी डेस्परेट हो रही है, या क्यों वो इतनी बेचैन हो रही है कि इनको दफ्तरों से निकाले? छोड़ दें आवाम को, आगे इलेक्शन आने वाला है, अगले साल खुद ही इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, हार जाएंगे इलेक्शन ये लोग इतनी बुरी परफॉर्मेंस पे। आपका क्या ख्याल है, अगर हम ये समझते हो, हमारा ये ख्याल हो कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया है, अगर हमारा ये ख्याल हो और हमारी दानिश में दुरुस्त हो कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को बिठा दिया है, अगर हमारा ये ख्याल हो कि वो पाकिस्तान के इदारों के अंदर अपनी शख्सियत के तार में गुम, वो शख्स पाकिस्तान के इस वक्त बहुत बड़े बड़े नुकसान करता जा रहा है, वो इदारों के साथ तसादुम की तरफ भी जा रहा है, तो इससे पाकिस्तान हर रोज एक नए क्राइसिस का सामना कर रहा है। तो क्या हमें मजीद 1.25 साल इंतजार करना चाहिए या इनको जल्द फारिग कर देना चाहिए? सही। तो अब अगर आखिरी सवाल पर मैं आऊँ सर, कि अगर फाइनली आप लोग ये अदम एतमाद की तहरीक लेकर आते हैं और ये नाकाम हो जाती है, तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अगर इमरान खान साहब की हम बात सुने तो वो तो कह रहे हैं कि जी मैं तो फिर और ख़तरनाक हो जाऊंगा, अगर हुकूमत से निकलता हूं तो भी ख़तरनाक हो जाऊंगा, और अगर आप लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की वो भी नाकाम हो गई तो फिर उसके बाद तो वो आप लोगों के साथ पता नहीं क्या करेंगे। तो फिर आप लोगों का क्या लाहेमल होगा? नहीं, देखें ना, पहली बात तो यह है कि वजीर आजम साहब का धमकियां देना बतौर वजीर आजम, वो कल जरदारी साहब को कहते हैं कि मेरी बंदूक के निशाने पे है, आज वो कहते हैं कि मुझे बरतानिया क्या इजाजत देगा कि मैं ड्रोन का हमला करके मियां नवाज शरीफ को कत्ल कर दूं। नहीं, वजीर आजम का ये स्टाइल है गुफ्तगू करने का, इस तरह गुफ्तगू की जाती है, ये घबराहट के मारे हुए शख्स की बातें हैं। लिहाजा इनके कोई जीतने का या हमारे अदम एतमाद के फेल होने का मुझे इम्कान ही नजर नहीं आता, लिहाजा मैं इस इफ के ऊपर बात क्यों करूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कमर जमान कायरा साहब। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे और गर्मा गर्म सियासत पर बात हो रही थी। देखना यह है कि अदम एतमाद कब पेश होती है, किस दिन वो बुलाया जाता है इजलास, और उसके बाद होगा क्या,
सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यही है नाजरीन, और उसका जवाब अभी तक ना हम दे पाए हैं, ना ओपोजिशन दे पाई है, ना हुकूमत दे पाई है। उसी दिन पता चलेगा कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। एब्सोल्युटली जी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं 4 मार्च को पेशावर में होने वाले धमाके की, जिसमें 62 लोग शहीद हुए थे। कूचा रिसालदार की जामा मस्जिद में ये खुदकुश धमाका हुआ था और 62 लोगों की शहादत हुई थी। अब सुन्नी अक्सरियती मुल्क में जब इस तरह का वाक़या पेश आता है कि किसी ऐसी कम्यूनिटी को टारगेट किया जाता है कि जो कि माइनॉरिटी में हो, जैसा कि इस वाक़े में हुआ कि शिया कम्यूनिटी को, अहले तशी बरादरान जो है हमारे, उन्हें टारगेट किया गया, तो होता यह है कि मजहबी मुनाफरत की फ़िज़ा फैलाने की कोशिश की जाती है। और जो ये धमाका करने वाले होते हैं उनका मकसद ये होता है कि ऐसी साजिश की जाए और ऐसी जगह पर हिट किया जाए इस मुल्क को कि जब लोग जहाँ पर मज़हब की अमन की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर भी ज़रा सा अमन नज़र आ रहा होता है, उस अमन को सबूताज किया जाए और जो सुन्नी शिया फसादात हैं और इस तरह के जो मामलात हैं उनको बढ़ाया जाए और ऐसी चीज़ों को हवा दी जाए। लेकिन ऐसी चीज़ों का मुकाबला किस तरीके से किया जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी, नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हमाहंगी, जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो धमाका हुआ 62 के करीब, इसमें लोग शहीद हुए, तो ये एक मजहबी दहशतगर्दी कहेंगे इसको, या ये कि मजहबी इसको टारगेट बनाया गया? और इसमें जब आपकी पाकिस्तान उलमा काउंसिल जो है वो किस तरह के इक़दाम कर रही है कि इस वाक़े के पेश नज़र क्या ऐसे इक़दाम हैं जिनका ऐलान किया है पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। देखिए, गुजारिश ये है कि ये आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल इसी तरह का पेशावर में एक मदरसे में धमाका हुआ था और उससे इस वाक़े से 1 माह पहले एक पादरी साहब को निशाना बनाया गया, उससे चंद दिन पहले एक अहले हदीस आलिम को निशाना बनाया गया। तो ये सारा का सारा जो ये दहशतगर्दी है और सारा अमल है, इसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर हमला है। और ये जो कुछ हुआ बहुत दर्दनाक है। एक बच्चा जिसे मैं अस्पताल में भी मिला, और मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ रही है आज आपके प्रोग्राम में कि हमारी सियासी मजहबी जमातों की तरजीहात में ये शामिल ही नहीं है कि हम मजलूमों के साथ कहीं उनके सर पे हाथ रखें। मुझे बताएं कितने लोग अस्पतालों में गए हैं या उन्होंने जाके अस्पतालों में इयादत की है। ये एक बच्चा अस्पताल में है, मैं आपको क्या बताऊं, उसका बाप उसको, ये स्कूल से बच्चा आया और इसको जिस तरह हम जब छोटे थे या अभी हम अपनी औलाद को कहते हैं जल्दी तैयारी करो और चल के आप जुमे की नमाज है, वो अपने बाप की उंगली पकड़ कर गया और उसका बाप भी जो है वो शहीद हो गया और ये बच्चा ज़ख्मी है। और आप उस बच्चे को देखें, इतना खूबसूरत है। तो हमारा दुश्मन तो हमें कमज़ोर करना चाहता है इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। उसका मकसूद ये है कि किसी तरह इस मुल्क के अंदर शिया सुन्नी मसला पैदा हो जाए, बरेलवी देवबंदी मसला पैदा हो जाए, इस मुल्क के अंदर एक अनारकी की कैफियत रहे और पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, दिफाई तौर पर मजबूत ना रह सके। तो इसके बाद पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने एक प्रोग्राम जो है वो एक पूरा 2022-23 का एक अपने अहदाफ दिए हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि हमने बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए क्या करना है, ख़वातीन के मसाइल हैं उसके हवाले से, वरासत की बात है, कम सिनी की शादी है, फिर बढ़ती हुई आबादी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं। लेकिन जो आपने बात की है पेशावर की, तो सच्ची बात है दिल बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है इस सानहे से। और मैं समझता हूँ कि ये सानहा जो है ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, ये पाकिस्तानियों के साथ दुश्मनी है, ये हर नमाजी पर हमला है, ये हर मस्जिद पर हमला है। और हमें मिलकर इन हालात का मुकाबला करना है। दहशत गर्दी के लिए जो मौजूदा लहर है, खा वो बलूचिस्तान में हमारे अस्करी इदारों के जवानों पर हो, फ़ौज के जवानों
जवानों पर हो, सलामती के इदारों के जवानों पर हो, या पेशावर मस्जिद में हो, या किसी पादरी साहब पर हो, ये इसका मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को किस तरह कमज़ोर किया जाए। बिल्कुल ठीक है अलामा साहब, यहाँ पर हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो मज़ीद इसी हवाले से गुफ्तगू होगी कि बैनुल मसालिक हमाहंगी को मज़ीद कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है और इस किस्म के वाक़यात का तदारुक कैसे होगा मुमकिन, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। हमारे साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं और बैनुल मसालिक हमाहंगी के हवाले से और ये जो दहशतगर्दी का वाक़या पेशावर में पेश आया उस हवाले से बात हो रही है। अल्लामा साहब ये बताइएगा, अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं और पाकिस्तान का जो मगरबी दुनिया के हवाले से स्टांस है, इसका इसमें कितना अमल दखल है? देखिए, आपके दुश्मन को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है अफगानिस्तान के अंदर और वो नहीं चाहता पाकिस्तान में अमन आए। फिर आपकी जो प्राइम मिनिस्टर ने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है वो उसकी तरफ चल पड़े हैं, तो वो कुछ नतायज उसके जो हौलनाक अल्लाह ना करे, लेकिन बहरहाल उसके नतायज भी कुछ ना कुछ आपको जो है वो भुगतने हैं। ये एब्सोल्युटली नॉट कहना कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए हमें एक कौम बन के इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद करनी है। और जिस तरह माजी में अपने अपनी फौज और सलामती के इदारों और पुलिस के साथ मिलकर इसको नाकाम बनाया है, अब भी इंशाअल्लाह इसी तरह इसको नाकाम बनाएंगे। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो जो आवाम है उसके अंदर तो एक गम और गुस्सा और अफसोस की कैफियत पैदा होती है ना। ये एक फितरी बात है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने शुरू में खुद ही कहा है आपके सवाल से पहले ही कि मुझे बताएं हमारी मुल्क की कितनी जमातों के लोग जो हैं इस मुल्क के अंदर। श्रीलंका वाला वाक़या हुआ, बड़ा काबिल मज़म्मत था, लेकिन हम सब पहुँचे और हमने बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो आपके अपने बच्चे हैं, ये जो आप अपने लोग हैं, मुझे आप बता दें हमारे कितनी मजहबी कायदीन जो हैं या सियासी कायदीन ने इस तरफ तवज्जो की है, उस बच्चे के सर पे हाथ रखा है जाके। तो ये उनका इस हद तक गिला बिल्कुल बजा है कि जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो तवज्जो नहीं मिली। लेकिन मैं ये बात बड़े एहतराम और अदब से अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं सुन्नी हूँ, लेकिन मैं इस हमले को अपने ऊपर हमला समझता हूँ। मैं उस बच्चे को अपना बच्चा समझता हूँ। मेरे दिल के अंदर जो दर्द है वो उसी तरह है। जब मैं उस बच्चे से मिल रहा था मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, क्यों? मुझे अपना बच्चा उसकी शक्ल में नज़र आ रहा था। तो ये नहीं है कि खुदा न खास्ता अवाम में ये एहसास नहीं है या मजहबी क़यादत में ये एहसास नहीं है। सब में प्राइम मिनिस्टर ने आप देखें उन्होंने खुद इस केस की निगरानी की है और कुछ सहूलतकार कल हमने पढ़ा कि मुकाबले में मारे गए हैं, ये मुजरिम गिरफ्तार होंगे। लेकिन चूँकि तवातुर के साथ हमले जो हैं ज़्यादा वो अहले तशय्यो हज़रात के ऊपर हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि इस मुल्क में 8,000 के करीब जो उलमा हैं वो भी निशाना बने हैं, हमारी फ़ौज के जवान निशाना बने हैं, हमारी मसीही बरादरी निशाना बनी है, हमारे ताजर निशाना बने हैं, मीडिया निशाना बना है। तो हमें सब के लिए आवाज़ उठानी है। हमारे लिए सब एक जैसे हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सबका खून एक है। ये सुर्ख खून है, ये पाकिस्तानियों का खून है। वो पादरी साहब हों, वो अहले हदीस आलिम हो, वो देवबंदी हो, वो बरेलवी हो, वो शिया हो, वो मसीही हो, वो पाकिस्तानी है। और ये इसलिए नहीं इनको निशाना बनाते कि ये शिया हैं या सुन्नी हैं, ये निशाने इसलिए बनाते हैं कि ये इनका मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर यही रिफ्ट पैदा करें कि देखें जी शिया के साथ जुल्म हो रहा है, सुन्नी नहीं बोल रहा, सुन्नी पे हो रहा है, शिया नहीं बोल रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अब ये फ़िज़ा नहीं बन सकती। हमारी मुक़्तदर क़यादत जो है, आप देखें कि मेरे साथ जो है जब मैं पेशावर गया तो तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा थे वहाँ पर। मेसवी साहब जो हैं जो शिया उलमा कौंसिल के हैं, अलामा आरफ वादी साहब हमारे साथ गए और वहाँ खूनज़ादा और साहब जिनका अपना भाई जो है वो इस मस्जिद में मौजूद था। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब आपका, आपने वक्त निकाला। और नाज़रीन, दहशतगर्दी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों के हवाले से बात हो रही थी और
प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, लेकिन आखिर में जाते जाते हम हमेशा आपको यही बात करते हैं कि हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। तो यहाँ पर आज ये कहना चाहूँगी कि हमें चाहे दुआओं में याद रखें या ना रखें, पाकिस्तान को ज़रूर याद रखें, क्योंकि पाकिस्तान को एक घर और उसकी छत की तरह लीजिए। अगर पाकिस्तान की छत आपके सर पे है तो आप महफूज हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो आप भी नहीं हैं। बहुत अहम बात की आपने कि वाकई पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी शनाख्त जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान ही है। तो फिर एक तो ये कि जब ज़ाहिर है आप दुआओं में याद रखते हैं पाकिस्तान को, तो बड़ी अहम बात होती है। और फिर उसके अलावा अपनी आंखें भी खुली रखिए। जिस जिस जगह पर आप जाएं, मसाजिद में जाएं, मंदिरों में जाएं, चर्चेज़ में जाएं, जिस भी जगह पर आप जाते हैं, इबादत की जगहों पर जाएं, मार्केटों में जाएं, अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि दुश्मन ताक में होता है कि कहीं हम ज़रा हमारी तरफ से कुछ कमी हो, कोई कोताही हो तो वो हमें निशाना बनाए। हमारी आंखें खुली होंगी, जिस तरीके से हमारी अफवाज की आंखें खुली हुई हैं, जिस तरीके से हमारे हिफाजत करने वाले इदारों की आंखें खुली हुई हैं, हम सब की आंखें खुली होनी चाहिए और हमें दुश्मन को बताना है कि हम गाफिल नहीं बैठे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।